नमस्कार दोस्तों। आज हमारा इकोनॉमी का 5वां लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्विफ्ट सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी ये सब कवर किया था। तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सीबीडीसी से। अब सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखिए पहले थोड़ा सा इतिहास समझ लीजिए दुनिया का। जैसी क्रिप्टो करेंसी आई, सही, जैसी क्रिप्टो करेंसी आई तो लोगों ने क्या करा कि बहुत सारे देशों ने क्रिप्टो करेंसी को तो बैन कर दिया या उसको रेगुलेटेड कर दिया। और उसके बदले उनको क्या इंटरेस्टिंग दिखा कि यार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है ना जिसमें हम काम वो कर सकते हैं और उसके थ्रू हम भी करेंसी ला सकते हैं। और वो करेंसी क्या होगी? सेंट्रली रेगुलेटेड होगी। यानी वो करेंसी निकाल कौन सकता है? केवल सेंट्रल बैंक वहां का पर्टिकुलर कंट्री का। तो पहले छोटे छोटे देशों ने, जैसे बहामास आइलैंड करके, उन्होंने निकाली क्रिप्टो करेंसी। फिर नाइजीरिया ने निकाली। तो क्या हुआ, इसी श्रृंखला पे बड़े देश जैसे चाइना, इंडिया, इन्होंने भी इस पे काम करना स्टार्ट किया। तो भारत ने सीबीडीसी करेंसी लॉन्च करी। तो ये सीबीडीसी क्या है भारत में? ये सीबीडीसी का नाम आपने थोड़ा कम सुना होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसके बदले आपने जो पॉपुलर नाम है ई रूपी, वो जरूर सुना होगा। इंडिया में जो सीबीडीसी है उसका नाम क्या है? ई रूपी। सही है? अब एक हमने पहले भी पढ़ा है, उसका नाम है ई रूपी। वो ई रूपी नहीं, डबल ई वाला नहीं, वो रूपी है। वो कोड था एनपीसीआई का, याद करिए। तो ये कुछ ई रूपी है जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये आरबीआई ने लॉन्च किया। देखो ये आपको दिख रहा है, 50 पैसे का सिक्का दिख रहा है, 1 रुपए का सिक्का दिख रहा है, 2 रुपए, ये सब डिजिटल करेंसी। तो होगा क्या, जैसे आप मुझे डिजिटल रुपए को भेजोगे तो मेरे पास ये आ जाएगा कि इतने इतने उसमें 100 रुपए हैं, इतने उसमें 500 रुपए हैं। तो ये हिसाब है ऐसा। और ये उन सबके नोट जनरेट करे आरबीआई ने। ठीक, सीबीडीसी। अब देखिए सीबीडीसी का जो इतिहास है, इसका मतलब सही है, ये तो हमने देख लिया कि कुछ कुछ वो छोटे देशों ने स्टार्ट किया, फिर बड़े देशों ने इसको वो अपनाया। अच्छा, ये समझना आवश्यक है कि सीबीडीसी की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे लोग, बेनिफिट क्या है, इसके फायदे क्या है। देखिए एक तो क्या होता है कि पैसा छापने के लिए चाहिए पैसा, पैसा छापने के लिए पैसा लगता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग मनी होती है। फिर प्रिंट ही नहीं करना होता, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है मनी, और कई बार करना होता है ऐसा आरबीआई के प्रिंटिंग प्रेस से। फिर वो आपको ट्रांसफर करना है करेंसी चेस्ट तक। फिर करेंसी चेस्ट के बाद, मतलब करेंसी चेस्ट एक जगह होती है, वॉल्ट होता है आरबीआई का, जहां से पैसा बढ़ता है। फिर वो अलग अलग बैंकों में जाएगा, फिर वो अलग अलग बैंकों में जाएगा, फिर अलग अलग बैंक उसको क्या करेंगे, या तो अपनी ब्रांच में उसका एक्सपेंडिचर करेंगे या फिर उसको एटीएम में भेजेंगे। तो देख रहे हो करेंसी कितनी सर्कुलेट हो रही, कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा ना कुछ, तो वो जो खर्चा है वो बच सकता, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग भी बच जाएगी। इधर डिजिटली बनाया, भेजते रहे फोटो। सही, ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बहुत आसान हो जाएगी। कहने का मतलब अगर केवल देश में डिजिटल करेंसी हो, सपोज सोचो, तो क्या होगा, इधर आरबीआई ने रेट घटाए, उधर आगे रेट वो पास होंगे। अभी ऐसा क्यों नहीं होता? अभी ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि लोगों ने बहुत सारा कैश होल्ड कर रखा है, बहुत सारा कैश मार्केट में है। तो वो उतना जो मतलब ट्रांसमिशन है उतना स्मूथ नहीं होता, उतना बढ़िया नहीं होता। ये एक रीजन। तीसरा क्या है, देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी की बात करते हैं। अब जो ये सीबीडीसी है, सही है, ये जो ई रूपी है भाई, ये प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल मतलब जैसे वो करेंसी मान लो 5,000 रुपये या 6,000 रुपये किसान को देती है सरकार। अब सरकार ये ठान ले कि जो 6,000 रुपये है इसको किसान केवल किसानी के इक्विपमेंट खरीदने में, बीज खरीदने में या कुछ और फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च करे, तो सरकार क्या करेगी, उसे कोर्ट के साथ भेज देगी। अब कोर्ट के साथ भेजेगी तो क्या होगा, किसान उन ई रुपीस का यूज केवल और केवल फर्टिलाइजर और सीड की दुकानों में ही कर सकता है। तो हुआ ना, देखो डिलीवरी, क्या अभी टारगेटेड डिलीवरी हुई। यही सेम काम स्कूलों में हो सकता है, यही सेम काम मल्टीपल जगह हो सकता है। तो ये हो गया। अब क्या है, और क्या फायदा है, ऑनलाइन फंक्शनैलिटी एंड प्रोग्रामेबिलिटी। कैश रखने की जरूरत नहीं अपनी जेब में, एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहे हैं तो बस मोबाइल लेके जाना है, वॉलेट में पैसे हैं, इधर से उधर ट्रांजेक्शन कर लिया। तो ये मल्टीपल चीजें होती हैं। अब इसमें क्या है, इसमें एक दो चीजें और समझनी। देखिए अभी जो 2022 में है, आरबीआई जो है वो सीबीडीसी के टेस्ट कर रहा है। टेस्ट कर रहा है मतलब 2022 से वो टेस्ट कर रहा है। पहले उन्होंने होलसेल में टेस्ट करे, तो आपस में बैंक इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स में इसका यूज हुआ। फिर क्या हुआ, 2022 में उन्होंने
पर्सन टू पर्सन P2P यानी रिटेल के लिए भी इसको ओपन करा। तो 2023 में क्या हुआ कि जो SBI है उन्होंने जैसे योनो ऐप आपने सुना होगा, तो योनो तो क्या है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग का ही एक ऐप है SBI का। उन्होंने SBI वालों ने एक नया ऐप निकाला ई-रूपी ऐप, और उसमें क्या था कि ई-रूपी से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब जो आपने QR कोड देखे होंगे UPI वाले, धीरे धीरे वो जो अपना ई-रूपी ट्रांजेक्शन के लिए उसको वो एलिजिबल बना रहे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास SBI का ऐप है जिसमें ई-रूपी है, तो आप क्या करोगे, स्कैन करोगे उस ऐप से और सीधा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ई-रूपी इज फिएट करेंसी, यस इट इज। ई-रूपी इज लीगल टेंडर इन इंडिया, यस इट इज। वाई? बिकॉज RBI द्वारा ऑथोराइज्ड है। अब कहने का ये मतलब है कि ई-रूपी आएगा कैसे, सही है? तो आप क्या करोगे, जो आपका पैसा है यानी जो बैंक अकाउंट में पैसा है उसको कन्वर्ट करोगे ई-रूपी में, और वो ई-रूपी क्या है, वो ई-रूपी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए सपोज, तो मैंने क्या करा कि 10,000 रुपए को ई-रूपी में कन्वर्ट कर लिया, तो 10,000 रुपए वो ई-रूपी वाले वॉलेट में दिखेंगे। सही है, 50,000 इधर हो गए, मतलब 40,000 इधर हो गए। अब क्या होगा, वो कहीं भी ट्रांजेक्शन करना हो तो मैं सीधा ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। इट्स लाइक पेइंग मनी। अभी RBI इसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। पूरा जो इंडियन CBDC है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, तो उसका लेजर ऑटोमेटिक मेंटेन होगा, उसके सर्वर डिसेंट्रलाइज होंगे, सही है, सर्वर डिसेंट्रलाइज होंगे, करेंसी नहीं, सर्वर, सही है। और RBI ने अपने एक्ट, जो RBI एक्ट है ना 1934, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए ताकि क्या हो सके कि RBI वो इस चीज को इशू कर सके। तो ये ऐसा पूरा एक काम हुआ। अच्छा, सेटलमेंट एक चीज होती है। सेटलमेंट मतलब जैसे मान लीजिए आपने कार्ड से ट्रांजेक्शन करा, तो मैंने आज ट्रांजेक्शन करा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस ट्रांजेक्शन को भाई एक दिन बाद उसे मैं स्टॉप करा सकता हूँ। तो सेटलमेंट की फाइनलिटी जो है वो 3 दिन बाद आती है, 2 या 3 दिन बाद। पर कैश में ऐसा नहीं होता, UPI में ऐसा नहीं होता। आपने पेमेंट ट्रांसफर करा, हो गया सेटल। सेम चीज जो है वो CBDC में होगी। यहाँ भी क्या होगा, पैसा ट्रांसफर करते ही सेटल हो जाएगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जैसे आपका वो जो क्रेडिट कार्ड में होता है, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो सेटलमेंट की कोई इशू नहीं। दूसरा क्या है, अब कुछ और इशू है जो हमारी CBDC के साथ है। तो पहला इशू क्या है इसमें, पहला इशू ये है कि एक तो इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अभी मैंने क्या बोला आपको कि 10,000 रुपए मैंने ई-वॉलेट में रखे, कौन से, जिसमें ई-रूपी है। अब बैंक क्या कहता है, भाई हम इस पैसे का यूज तो कर नहीं सकते लोन घुमाने में, क्योंकि ये तो आपने ई करेंसी बना दिया। अभी ई करेंसी या ई-रूपी में जो है कोई लोन तो हम वो देते नहीं है। तो ये जो आपका 10,000 रुपए, 40,000 में तो ब्याज मिलेगा, वो तो अकाउंट में, 10,000 में ब्याज नहीं मिलेगा। अब आप खुद सोचो, इसके सामने एक ऐसी सुविधा है जो UPI है। उसमें क्या होता है, व्यक्ति के सीधे अकाउंट से पैसे कट रहे होते हैं, और जितना पैसा अकाउंट में रहता है उस पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, पर दिन का ब्याज है। अब ये एक इशू है, इसी की वजह से हम आगे देखेंगे कि वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहे। अभी जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि RBI ने क्या करा, इस साल का यानी 2024 का एक टारगेट बनाया कि 10 लाख ट्रांजैक्शन होंगे CBDC के, पर वो टारगेट अंडर अचीव हुआ है। और अंडर अचीव ऐसा नहीं कि मतलब 1 लाख हुए या 5 लाख हुए, ऐसा नहीं, केवल मात्र 25,000 ट्रांजेक्शन। कहाँ 10 लाख का टारगेट, कहाँ 25,000। और वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि पॉपुलैरिटी नहीं हो रही। बाकियों की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, अब UPI की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग ये जानते हैं इंडिया में भाई इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये एक इशू चल रहा है। तो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप हमको इंटरेस्ट दो, जैसे ही इंटरेस्ट मिलने लगेगा तो फिर इस पर काम हो जाएगा। साथ ही साथ हमें जो है UPI में ट्रांजेक्शन रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो मतलब यही होता है, आपका बेस्ट प्रोडक्ट, सही है, आपके बेस्ट प्रोडक्ट जो चल रहा है, अगर आपको दूसरा बेस्ट प्रोडक्ट लाना है तो पहले वाले बेस्ट प्रोडक्ट को किल करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन होता था वो होता था लाइफ बॉय, सही है। अब क्या हुआ, वो डव साबुन। अब डव साबुन कैसे बिके, उन्होंने क्या करा, लाइफ बॉय की मार्केटिंग कम कर दी। हाँ, लाइफ बॉय को कैसे प्रेजेंट करा कि यार ये जो है ये केवल जर्म किल करने के लिए हमारा साबुन है, हमारा साबुन जो महिलाओं के लिए, सही है, जो आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, वो कौन सा है, डव है। और ये बिल्कुल क्रीम, मतलब वो
उसमें बहुत सारे ऐड देते हैं ना कि बिल्कुल दूध से बना है, बहुत ही स्मूथ है, ये सब उन्होंने डव पे फोकस करा, इसीलिए डव की सेल बढ़ गई। अब डव में क्या है, प्रीमियम ज्यादा है, फायदा ज्यादा है, सेम फायदा सीबीडीसी में, इसमें ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगते। यूपीआई में क्या है, ट्रांजेक्शन चार्ज लगते हैं, वो कौन करता है, आप लोग और हम लोग तो पे नहीं करते, वो बैंक्स पे करते हैं। पीआईडीएफ फंड पड़ा था ना हमने, उसमें से पे होते हैं। तो ये मल्टीपल चीजें इस पर आरबीआई भी काम कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए कि जो एक वर्ड होता है जिसका नाम है इंटर ऑपरेबिलिटी, मैं लिख देता हूं, एक मिनट देखिए, इंटर ऑपरेबिलिटी। अब ये वर्ड क्या होता है, इंटर ऑपरेबिलिटी ये होता है, जैसे शुरू शुरू में जब पेटीएम आया, सही है, तो पेटीएम का यूपीआई मतलब कोड आया, फिर गूगल वालों ने अपना कोड निकाला, ऐसे ही फोन पे वालों ने निकाला, सबने निकाला। अब होता क्या था, जो पेटीएम का कोड है उसमें केवल पेटीएम ऐप से ही चलता था। पर आज की डेट में क्या है, वो सारे आपके सामने कोई भी कोड हो, वो आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। पेटीएम का भी कोड हो तो मैं गूगल पे से पे कर सकता हूँ, इसे कहते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। अब वो कोड की इंटर ऑपरेबिलिटी, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि अगर मेरे पास जो है एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग है, तो मैं एक्सेस के अकाउंट देख नहीं सकता, एक्सेस के फीचर्स में यूज नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग में भी 5 या 6 बड़े बैंक इंटर ऑपरेबिलिटी ला रहे हैं। तो जो काम एसबीआई में हो सकता है इंटरनेट बैंकिंग में, सेम काम किस में होगा, सेम काम एक्सेस में हो जाएगा। तो इंटर ऑपरेबिलिटी आ जाएगी, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे सिस्टम, इसको कहते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। अब ध्यान से देखो, पहले क्या होता था, सितंबर 2023 से पहले जो यूपीआई के कोड थे ना, वो ई रूपी के साथ मर्ज नहीं हुए थे, तो ई रूपी के अलग कोड आते थे। ये 2023 से पहले, सितंबर 2023 मतलब तो अभी की बात है, ये मतलब अभी की नहीं, पिछले साल की बात है। तो सितंबर 2023 से पहले ऐसा होता, सितंबर 2023 के बाद क्या हुआ, मर्जर स्टार्ट हुआ। तो यूपीआई के जो कोड है वो ई रूपी इलिजिबल भी हो गए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ई रूपी से भी उसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो पहले ये जो ट्रांजेक्शन, अभी हमने 25,000 की बात करी ना, ये ट्रांजेक्शन 2-3 हजार था, अब ये धीरे धीरे बढ़ा फिर, सही। तो ये आपको देखना है। अच्छा, 25,000 में डेली ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, और आरबीआई का एम भी क्या है, 10,000 का डेली ट्रांजेक्शन, ठीक। अब इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जो प्रोग्रामेबल है, तो इसका बड़ा फायदा हो सकता है। इसका फायदा कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए अडानी, अडानी ने क्या करा, अपनी कंपनी में बोला यार हम ना क्या करते हैं कि 10,000 रुपए देते हैं आपको, आप जाओ घूम के आओ। अब कई लोग उसमें क्या करेंगे कि 10,000 वो रुपए का यूज कर लेंगे, मतलब वो कहेंगे हम घूम के नहीं आते, घर में ही बैठ जाते हैं और 10,000 से कुछ खरीद लेंगे। अब अडानी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपका जो फटीग है वो निकले, पर आप क्या कर रहे हो, घर में बैठ के भाई घूमने नहीं जा रहे हो, ठीक। तो ये इशू हो रहा है। तो अडानी क्या कर सकता है, उस रुपए को प्रोग्राम कर सकता है। तो वो खर्चे किधर होंगे, वो रुपए खर्च ही ऐसे होंगे टूरिस्ट साइट में, सही है, या फॉरेन कंट्री में, वो होंगे नहीं इंडिया में खर्च, सही है, या फिर ऐसे सामानों में जो विदेश वो जाने के लिए लगता है वहां वो खर्च होंगे। आप अगर उसको किराने के स्टोर में खर्च करें तो वो होंगे ही नहीं खर्च। तो ये एक प्रोग्रामेबिलिटी का फीचर आता है, सही है। तो अब जैसे यूनिवर्सिटी 10,000 रुपये 20,000 रुपये स्टाइपेंड देती है, तो बच्चे उसका यूज कंजम्पशन में कर रहे होते, कहीं और ही यूज कर रहे हैं, सही। अब वो दिया क्यों जा रहा है, ताकि आप उससे बुक्स खरीद सकें, ताकि आप उससे ऐसे इक्विपमेंट्स खरीद सके जिनका पढ़ाई में कुछ उपयोग हो। तो बच्चा उसका उपयोग कहीं और कर रहा है, तो उसको भी प्रोग्रामेबल किया जा सकता है। तो मल्टीपल फीचर्स है, ठीक है, प्रोग्रामेबिलिटी का। अब आ जाते हैं किस पे, ई रूपी, जो अभी हमने पहले बात करी, एनपीसीआई का ई रूपी और आरबीआई के ई रूपी में डिफरेंस क्या है, इसको देख लें। तो ये है भाई, देखिए बिल्कुल क्लियर मैंने पिक्चर बना दी है। ई रूपी जो है वो आपका इशू किया गया है एनपीसी, ओहो ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। ई रूपी जो है वो एनपीसीआई के द्वारा वो इशू किया गया, और ई रूपी जो है वो आरबीआई के द्वारा किया गया। इसको सही कर ले, ये थोड़ी गड़बड़ है, सही है, वो लिखते समय तो गड़बड़ हो गई। ई रूपी जो RUPI है वो किसके द्वारा है, एनपीसीआई के द्वारा, और ई रूपी जो है वो किसके द्वारा है, आरबीआई के द्वारा। ये पहली चीज हो गई। दूसरी क्या है, ये पूरा ही उल्टा हो गया, तो हम एक काम करते हैं, देखो हम इसको इधर कर लेते हैं, सही, इसी को मैं काट देता हूं ताकि आगे का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। ये है ई रूपी और ये है ई रूपी, अब पूरा सेट हो गया। तो ई रूपी जो हमारा कैश वाला है, सही है, ई रूपी,
वो आरबीआई के द्वारा इशू है। क्या वो सेंट्रल डिजिटल बैंक करेंसी है? बिल्कुल है, सीबीडीसी। क्या वो फिएट मनी और लीगल टेंडर है? बिल्कुल है। अब आ जाते हैं ई रूपी पे। ई रूपी क्या है? एनपीसीआई है, एनपीसीआई के द्वारा दिया गया है, सही है। दूसरा क्या है? वो गिफ्ट कार्ड है, कूपन कोड टाइप है वो कुछ, जिसका यूज क्या कर सकता है? बेनिफिशियरी शॉपिंग के लिए कर सकता है। तो यहीं पे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप इतने दिन से वीडियो देख रहे हैं, सही है, लगातार देख रहे हैं, ई रूपी की लिमिट कितनी मैक्सिमम अभी चेंज हुई है? तो मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, कितनी? कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताइए। ठीक, अभी क्या है? क्या वो फिएट मनी है? नहीं, फिएट मनी थोड़ी है वो, ना ही लीगल टेंडर है वो। तो क्या है कि एक कोड है जिसका यूज हम शॉपिंग में कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लेते हैं ई रूपी काम कैसे करता है थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये देखो, सबसे पहले बैंक अकाउंट होल्डर के पास जो है वो उसके बैंक में पैसे होंगे, तो वो क्या करेगा कि बैंक से अपने रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा ई रूपी अकाउंट आप एक्टिवेट कर दो। बैंक उसे मतलब लिंक देगा और अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करा लेगा। जैसे एसबीआई का एग्जांपल ले लो, तो एसबीआई का अलग एप्लीकेशन है, एसबीआई उसको लिंक भेज देगा, वो डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद कस्टमर क्या करेगा? इधर अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करेगा ई रूपी अकाउंट में, और जहां जहां ये कूपन कोड होगा उधर पेमेंट कर लेगा। अभी देखिए, ये इतना बढ़िया नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं बढ़िया लग रहा होगा? जब मेरे पास यूपीआई की सुविधा है तो मैं इतनी मगजमारी क्यों लूं? सही है, ये एक इशू आता है, इसीलिए वो ट्रांजैक्शन नहीं बढ़ पा रहे। सही है, तो जब तक यूपीआई को बढ़िया मतलब ऊपर रखा जाएगा, उसका ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बियर करती जाएगी आरबीआई, जनता को वो कॉस्ट नहीं पड़ेगी, तब तक क्या होगा? तब तक ई रूपी का चलना थोड़ा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सीबीडीसी। सीबीडीसी के बेनिफिट क्या है? देखिए, बेनिफिट हमने पहले डिस्कस कर लिए, तो कुछ कुछ चीजें और एक्स्ट्रा है वो भी आप डिस्कस कर लिए, मतलब कर लेते हैं यहाँ पे। एक तो प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टिंग की कॉस्ट बचेगी। दूसरा क्या बचेगा? काउंटर फिटिंग बचेगा। काउंटर फिटिंग मतलब जाली नोट नहीं बना पाओगे, वो डिजिटल है ना सब, तो तुम्हारा हाईली सिक्योर है। तो वो पाकिस्तान से जो मतलब जाली नोट आ जाते हैं फिर इंडिया में उसका, सही है, वो करप्शन में या वो और चीजों में यूज होता है, वो सब चीजें वो बंद हो जाएगी। ट्रेसेबिलिटी है, एक एक रुपये की ट्रेसेबिलिटी है। एनोनिमिटी है, ये सब मल्टीपल चीजें, ठीक है। तो अब वो ट्रेसेबिलिटी है कि पैसा यहाँ से गया तो किधर गया, क्योंकि वो तो पूरा डिजिटली कोड है, तो उसमें तो सारा मोशन क्या है? पूरा एक डिजिटल लेजर है, ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ कोई इशू ही नहीं। बहुत बढ़िया, मतलब ब्लैक मनी पे सीधा हिट है। इसीलिए ये पॉपुलर नहीं हो रहा, क्योंकि अब वो पॉपुलर ही हो जाएगा तो फिर बाकी सारे ये नेता और, ठीक है, अधिकारी जो है हमारे, उनका ब्लैक मनी कैसे चलेगा? ये भी एक रीजन है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इतना नहीं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं तो सीधे आगे बढ़ता हूँ, तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल बैंक। तो करेक्ट स्टेटमेंट सेंट्रल बैंक के उसमें क्या है? मेकिंग पेमेंट्स इन अ, अच्छा किसके बारे में पूछ रहा है? सीबीडीसी के बारे में पूछ रहा है। मेकिंग पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी इज पॉसिबल विदाउट यूजिंग डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। बिल्कुल सही है, वो तो पॉसिबल है ही, इसीलिए सीबीडीसी बना रहे हो। तो अच्छा, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री में आया था 2023 में, ठीक। डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइल कंडीशन प्रोग्रामिंग इनटू सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग। नहीं, टाइम फ्रेम तो हाँ, मतलब प्रोग्राम तो किया ही जा सकता है उसे, तो उसमें एक टाइम लिमिट्स भी लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जब प्रोग्राम ही कर सकते हैं तो टाइम लिमिट लगाना कौन सी बड़ी बात, वो भी कर ही सकते हैं, ये भी ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या है? बोथ, ठीक, बोथ इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। फंजिबिलिटी। अब आ जाते हैं फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी क्या होता है? डिवीजन। फंजिबिलिटी मतलब म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन, सही है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फंजिबिलिटी में क्या होता है कि जैसे अब कोई गुड है, उसका म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक डायमंड है, वो 10 ग्राम का डायमंड है, अब कोहिनूर का डायमंड है, मैंने उसको तोड़ दिया, तो अब उसकी वो वैल्यू थोड़ी है जो कोहिनूर की है। पर ये चीज किसके साथ सही नहीं होती? गोल्ड के साथ। 1 किलो का गोल्ड है, आपने उसके 500 के वो ग्राम के बना दिए, तो भी क्या दिक्कत है? जो 1 किलो का बिकता है उसका आधा आधा ये बिक जाए, मतलब कलेक्टिव वैल्यू सेम ही रहेगी, सही। तो फंजिबल आइटम वो आइटम होते हैं जिनमें म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन वो पॉसिबल होता है। अब 1000 का नोट है, 1000 का नोट तो नहीं आता, पहले आता था, 2000 का नोट है, उसके बदले 400-500 के नोट दे दिए, तो सही है ना, तो आप ले तो लोगे ना, तो वही तो है। इसको क्या कहते हैं? फंजिबल आइटम, म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल, दैट इज द थिंग। तो फंजिबल आइटम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि गोल्ड, जैसे कि करेंसी नोट। नॉन फंजिबल आइटम कौन कौन से होते हैं? जैसे कि शेयर,
ये सब चीज़ है ना, ये सब नॉन फंजिबल आइटम होती है। अच्छा, अब आगे देखते हैं इसमें। अब सवाल ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फंजिबिलिटी पे सवाल हो गया। अब ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग चल रही थी, ये आरबीआई के गवर्नर है, किसी ने पूछ लिया भाई आप तो कह रहे हो कि सीबीडीसी फंजिबल है, पर वो है थोड़ी फंजिबल। तो आरबीआई के गवर्नर ने कहा आप कैसे कह रहे हैं। तो सामने वाले ने ये बोला कि देखो, अगर तुम प्रोग्राम ही कर दोगे कि मैं उस करेंसी को कहाँ यूज कर सकता हूँ, केवल मान लो स्टूडेंट उसको किताब खरीदने में यूज कर सकता है, अब तो इसकी फंजिबिलिटी चलेगी, क्योंकि ये 1000 रुपए तो केवल वहीं खर्च हो सकते हैं। तो आरबीआई गवर्नर ने इसका आंसर दिया कि देखो, ये बात भी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं सरकार ने उसको वो 1000 रुपए का मतलब 10,000 रुपए का प्रोग्राम बना दिया कि वो केवल उसको बुक शॉप में स्टोर कर सकता है, बुक शॉप में ही उसका यूज कर सकता है। पर एक बार अगर खर्चा हो गया, जैसे उसने बुक शॉप में दे दिया, उसके बाद तो रुपया कहीं भी यूज कर सकता है ना। कौन? बुक शॉप ओनर। जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास 10,000 रुपए, मैंने उसको बुक शॉप ओनर को दे दी, सही है, और उसकी किताब खरीद ली क्योंकि मुझे सरकार से मिले थे। अब ये बुक शॉप ओनर तो उसको कहीं भी यूज कर सकता है, तो एक सर्टेन लिमिट तक ही तो प्रोग्राम है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा। तो ये इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फंजिबल तो आई, बट कुछ एक्सेप्शन है जैसे सर्टेन। तो इसमें ओवरऑल फंजिबिलिटी में कोई इशू नहीं, सही। बाकी तो ये नॉर्मल नहीं है, तो सरकार ने को इसलिए दी है, ये तो उसका यूज ही है, ये उसका बेनिफिट ही है, तो वरना फायदा क्या है सीबीडीसी बनाने। ये आरबीआई गवर्नर का स्टांस था, तो उन्होंने सीधे कहा द प्रोग्रामेबिलिटी डज नॉट वायलेट और डिस्ट्रॉय द फंजिबिलिटी ऑफ सीबीडीसी। अब ऑफिशियल स्टैंड इंडिया का यही, तो ऑफिशियल स्टैंड जो है वही अपने को मानना है, क्योंकि पेपर में वही लिखना है। तो इसमें नो इफ और नो बट, सही है, जो गवर्नर साहब ने कह दिया वही सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं? देखिए, नॉन फंजिबल टोकन जो होते हैं वो हमारे होते हैं, ये पहले तो देखो नाम से आधी चीजें पता लग जाती है। नॉन फंजिबल, टूट नहीं सकते। तो आजकल का जमाना चला है कि एनएफटी का जमाना है, इन्हीं को एनएफटी कहते हैं। तो होता क्या है कि अब क्या है, प्लेगरिज्म बहुत बढ़ जा रहा है। लोग मतलब किसी ने फोटो खींची, वो किसी ने क्या करी, अपने वहां वो लगा ली, सही है? अब उसका वो कहीं और यूज कर लिया। वो सब रोकने के लिए लोग क्या करते हैं, उसको एनएफटी बना लेते हैं। अब एनएफटी बना के क्या होता है, उसमें उस फोटो में कोड मिल जाता है, सही। उसमें जैसे आपने देखा वो होगा ना, रूपी जो होता है या फिर डिग्री होती है कॉलेज की, तो उसमें बकायदा एक पूरा स्टैम्प लगा होता है कॉलेज का, सही है। कई बार तो वो 3D होलोग्राम लगा लेते हैं। तो 3D होलोग्राम लगाते क्यों? ताकि ये पता लग जाए कि ओरिजिनल ये डिग्री किसकी, ओरिजिनल कौन से कॉलेज ने इशू करी। और कई बार वो 3D होलोग्राम ही इस बात का सूचक होता है, सही, समझ रहे आप? हाँ, तो ऐसी एनएफटी का एक प्रोग्रामेबल कोड है, तो उसको डिजिटल फोटो में GIF होती है, MP3 फाइल होती है, उस पर लगा दिया जाता है। और फिर क्या करते हैं भाई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका ट्रांसफर करते हैं। तो मान लो अगर मैंने ऑफिशियल खरीदा है उसके राइट्स, तो वो पूरी जो ओनरशिप है वो मुझको ट्रांसफर हो जाएगी, सही है। अब मैं उसका मालिक हो गया। और जिसने लिया है, जैसे यूट्यूब में होता है, आपने जैसे ये वीडियो, इसी को उठा के आपने अपना वो कंटेंट कहीं लगा दिया। अभी बहुत पॉपुलर केस चल रहा है नयनतारा और, सही है, रजनीकांत के दामाद का, सही है, तो वो चल रहा है वो केस, वो धनुष का। तो हुआ क्या है कि धनुष की मूवी के कुछ क्लिप्स नयनतारा ने अपनी मूवी में यूज कर लिए, तो 3 करोड़ का डिफेमेशन, मतलब पूरा वो चार्ज वो चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? बिकॉज कॉपीराइट्स हैं देश में, भाई आप ऐसे नहीं कर सकते बिना मेरी परमिशन के, सही है। तो सेम वही हाथ। अब हुआ क्या कि इसका यूज एनएफटी में कैसे कर सकते हैं, कोई फिजिकल एसेट्स के लिए। अब अभी क्या हुआ कि ये एक पेंटिंग है बीपल करके। अब ये पेंटिंग, आप ये देखो, ये पेंटिंग है, ये पूरी डिजिटल पेंटिंग है, ये बिकी कितने में, $70 मिलियन। इतना क्रेज है मतलब दुनिया में ना, तो ये हाल है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं फंजिबल और नॉन फंजिबल क्या होता है। देखिए, जो एनएफटी है, सही है, नॉन फंजिबल टोकन्स, इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो क्रिप्टो इटीज आते हैं, दूसरा आर्ट आ गए। अब जैसे ये आर्ट है, अब ये क्या है भाई, एनएफटी है। एनएफटी मतलब इसमें एक होलोग्राम होगा, होलोग्राम टाइप। तो वैसे तो वो पूरा कोडिंग रहता है, लेकिन मान लीजिए होलोग्राम टाइप, थोड़ा समझने के लिए, तो वो रहेगा। अब इस इमेज को मैंने अगर अपने वहां डाला तो मुझे यूज करना पड़ेगा कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा हाउस और प्रॉपर्टी है, सही है, इसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इथेरियम, बिटकॉइन, डॉलर, ये सब फंजिबल है। फंजिबल कैसे हैं? एक भाई वो ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, तो कितने 0.001 बिटकॉइन से कर ले रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो समझनी है आपको। तो एक हमने पढ़ा फंजिबल, एक पढ़ा नॉन फंजिबल।
नॉन फंजिबल टोकन, वो टोकन न्यूज पे रहता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अभी रॉबर्ट सोफिया ने एक पूरी पेंटिंग बनाई, वो पूरी पेंटिंग $6 लाख की बिक गई। बनाई किसने? रॉबर्ट सोफिया। तो दैट इज दिस एनएफटी का चार्म्स और चैलेंज, या ये हमारा आखिरी है। एनएफटी के चार्म्स और चैलेंज क्या है? देखिए, एक तो ये है कि एनएफटी के बेनिफिट बहुत हैं। जैसे पहला बेनिफिट क्या है कि डिजिटल एसेट को ट्रेड करना आसान है। दूसरा क्या है? ओनरशिप काफी आसानी से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, प्लेगरिज्म को रोकते हैं। एनएफटी का चैलेंज क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस। तीसरा क्या है? सिंगल एनएफटी पेंटिंग सेलिंग फॉर मिलियंस। अब हो क्या रहा है कि जो सिंगल पेंटिंग है वो मिलियंस की बिक रही है, इससे मास हिस्टेरिसिया हो जाता है। जैसे बीच में नहीं होता बिटकॉइन का दाम इतना बढ़ गया, अभी फिर बढ़ गया, अब हालांकि उसमें कोई वैल्यू थोड़ी है, लेकिन दाम बढ़ता जा रहा है। तो वैसे एक इन्वेस्टमेंट बबल क्रिएट हो जाता है, फिर जब भाव गिरते हैं तो धड़ाम से गिरते हैं और सारे क्या होते हैं? इन्वेस्टर पैसा खो देते हैं। दैट इज द थिंग। तो ये एक है। अब ये प्रीलिम्स का सवाल है, ये मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, ठीक है? आप इस सवाल को सॉल्व करें और इसका सॉल्यूशन मुझे दें। नीचे मैं कमेंट्स में इसका सॉल्यूशन आपको वो दे दूंगा। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी ये हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और भी आपका कुछ हमारे इस पूरी क्लास के लिए कोई राय हो, कोई आप चाहते हो कि ये सुधार हो सके, तो आप हमें जरूर बताइए, हमें जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।